तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि था किस वर्ग का व्यंजन है, आपको बताना है। जिसमें आपके सामने ऑप्शन है औष्ठ, तालव्य, दंत या फिर ऊष्म। तो जो था है वह दंत वर्ग का व्यंजन है। इसमें आते हैं ता, थ, ता, थ, दा, धा। ये जो व्यंजन है इस कौन से वर्ग में आते हैं, आपके दंत वर्ग में आते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है कि पनग, पनग का समानार्थी शब्द है, क्या है? उरग है, पिक है, पिनाक है या केसरी है। तो पनग मतलब होता है नाग, जैसा कि उसमें नग लिखा है आप देख पा रहे हैं। तो नग मतलब आप नाग समझ लीजिए कि नाग का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो नाग का समानार्थी जो शब्द होगा वह होगा उरग। उरग का मतलब भी सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 33वां, जिसमें बोला है कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं, आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने कि अंधियारा अंधेरे व प्रकाश के, बुरे और अच्छे के, अज्ञान और ज्ञान के, या प्रभु और प्राप्ति के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप बहुत आसान क्वेश्चन है कि अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं। तो अंधियारा जो अज्ञान का प्रतीक है और जबकि दीपक ज्ञान का प्रतीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 34वां जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि यामह किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञे या मुक्तिबोध। आपको बताना है कि यामा जो रचना है वह किसकी है। तो जिसका आंसर जो हो जाएगा वह होगा महादेवी वर्मा। यामा महादेवी वर्मा का एक कविता संग्रह है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि निहार है, नीरजा है, रश्मि है, शांति गीत, इनके और भी रचनाएं हैं। इनको यामा जो कविता है वह सन 1982 में, कब? 1982 में जो महादेवी वर्मा हैं इनको यामाहा कविता संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 35वां। इसमें बोला है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय या उपसर्ग। तो इसमें बोला है कि अंत में जुड़कर। तो अंत में क्या जुड़ता है? अंत में जुड़ता है प्रत्यय। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 36वां, जिसमें बोला है कि स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? पहला है जस दूल्हा तस बनी बराता। ऑप्शन नंबर बी है ना सुख में मोटे ना दुख में पतले। तीसरा ऑप्शन है ना गरजे ना बरसे वही धूप की धूप। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने वही ठाग के 3 पात। तो आपको बताना है कि स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब स्थिति परिवर्तन ना होने के जो भाव व्यक्त करती है वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, वही ढाक के 3 पात, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि है 37वां। इसमें बोला है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? थकावट, बुराई, आलस्य या बुढ़ापा। तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा थकावट, जो कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट।
38वां क्वेश्चन देखिएगा, रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद होगा। मतलब आपको संधि विच्छेद करना है कि सही कौन सा है। पहला है रीत्य प्लस अनुसार, दूसरा है रीत प्लस अनुसार, या फिर सी नंबर का है रीति प्लस अनुसार, या चौथा है रीत्य प्लस अनुसार। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, कौन सा है, रीति प्लस अनुसार, इसका हो जाएगा संधि सही विच्छेद। तो इसका जो इसमें यदि आप पूछे कि कौन सी संधि है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। यड़ संधि के आपको नियम याद ही होंगे, तो इसमें यड़ संधि हो जाएगी। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका 39वां क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है। तो अनुरूप में आपको समास बताना है, कौन सा समास होगा। तो अनुरूप में देखिएगा तत्पुरुष समास होगा, या कर्मधारय समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, या बहुब्रीहि समास होगा, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या होता है कि जब दो शब्द मिलते हैं और वह तीसरे के बारे में बताते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि होता है। तो यहाँ पर पहला जो शब्द दिख रहे हैं आप, इसमें लिखा है अनु, जो कि एक अव्यय शब्द है। तो मतलब ऐसे शब्दांश जिनके पहले कोई अव्यय शब्द होता है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है, ये आप जानते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा है कि कौन सा पद भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो बताना है कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ये शब्द आपको बताना है। 40वां क्वेश्चन है आपके सामने। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 40वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो षटपद, मधुकर, अली या प्रभाकर, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो षटपद जैसा आप जानते हैं कि भौरा होता है, मधुकर भी आप जानते हैं कि इसका मतलब भी भौरा होता है। तो प्रभाकर जो एक शब्द है, अली इसका मतलब भी भ्रमर मतलब भौरा ही होता है। तो प्रभाकर मतलब सूर्य, तो सूर्य इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें बोला है कि ऋजुता का विलोम है। क्या बताना है कि ऋजुता का विलोम क्या है। तो ऋजुता का विलोम क्या होगा, टेढ़ापन होगा, वक्रता होगा, बांकापन होगा, या तिरछापन होगा। तो ऋजुता मतलब आप जानते हैं कि ऋजु कोण क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, जो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का डिग्री का कोण बनाती है, जिसे हम ऋजु कोण कहते हैं। तो ऋजु मतलब सीधा। तो वहाँ पर ऋजु का विलोम पूछा है, तो ऋजु का विलोम होगा वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है कि जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। मतलब अनेक शब्द में से कोई एक शब्द बताना है। मतलब जैसे बोलते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए, तो वैसा ही है कि जो पसीने से उत्पन्न हुआ है उसे आप क्या बोलेंगे, स्वयंभू बोलेंगे, जरायुज बोलेंगे, स्वदेज बोलेंगे, या अंडज बोलेंगे। तो जो स्वयं उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू बोलते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज बोलते हैं, जबकि स्वदेज मतलब पसीना, तो जो पसीने से उत्पन्न हुआ उसे बोलेंगे स्वदेज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन आपके सामने। इसमें क्या बोला है कि साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। तो बताना है कि साखी जो शब्द है वह क्या है। साखी शब्द अपना है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा वो आपको बताना है। तो पहला है शिक्षा, साक्षी, सखी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर है वह आंसर क्या हो जाएगा, साक्षी। क्या हो जाएगा, साक्षी। सॉरी, जी। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा साक्षी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 44वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि हिंदी का कौन सा
प्रेमाख्यान कवि एक आँख का काना था, ये आपको बताना है। तो इसमें है ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबन या जायसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसके में अभी वर्तमान में एक मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी, पद्मावत, जिस पर अच्छा खासा विवाद भी हुआ था। तो उन्हीं की रचना जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा की गई है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 45वां, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? कौन सी इसमें संज्ञा है आपको बताना है। तो इसमें जो संज्ञा होगी वह कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक या भाववाचक? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा जातिवाचक, क्योंकि कवि जो शब्द है वह एक पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें कौन सी जो संज्ञा हो जाएगी वह हो जाएगी जातिवाचक। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सा स्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतलब यदि बच्चों से आप पढ़वा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, तो उसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्यों पढ़वा रहे हैं? तो उसका होगा पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, या फिर बोल कर पढ़ना, या द्रुत गति से पढ़ना। द्रुत मतलब होता है तेज, मतलब तेज गति से पढ़ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो आपको बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए 47वां क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें बोला है हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक है तो क्या है? साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है, क्या है? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साधन है। क्या है? पाठ्य पुस्तक जो हिंदी की होती है वह एक साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां क्वेश्चन। अड़तालीसवें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। मतलब भाषा आप सीख रहे हैं उसके लिए आदर्श वातावरण क्या होगा? विद्यार्थी को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना, भाषागत शुद्धता पर बल देना, अध्यापक का एकलाभ या मतलब ऐसा कि अध्यापक ही बोलता रहे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग, मतलब रेडियो, टेलीविज़न वगैरह, कंप्यूटर का उपयोग करना। तो आदर्श वातावरण क्या होगा ये आपको बताना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना। मतलब क्या है कि यदि आपने बहुत सारे दृश्य श्रव्य सामग्री यदि उपयोग भी कर ली, लेकिन उसमें आप बच्चे को बोलने ही नहीं देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा विद्यार्थी को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना है, इसका सही आंसर होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है। मतलब जो समाचार छप रहा है, पत्र छप रहा है, उसमें जो छाप रहा है वो अपनी खुद की राय उसमें छाप रहा है, लिख रहा है। तो उसमें क्या होगा? आलेख होगा, उसे आलेख कहेंगे, विशेष रिपोर्ट कहेंगे, संपादकीय लेख कहेंगे, उल्टा पिरामिड कहेंगे। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा या आलेख। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 50वां। जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भिन्नार्थी शब्द युग्म है, मतलब जिसके अलग अलग अर्थ हैं ऐसा शब्द युग्म है, या विपरीत अर्थक शब्द युग्म है, मतलब जिसके अलग अलग अर्थ हैं वो, या पुनरुक्त शब्द युग्म है, या एक अर्थी शब्द युग्म है। तो इसमें जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि पुनरुक्त मतलब एक ही शब्द बार बार आया है तो यह पुनरुक्त। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आज हमने हिंदी शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।